गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 113 से लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, गिव रीजंस टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनका रीज़न बताना है। पहला पॉइंट ये है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड। अब ये सबको पता है पानी जो रूम टेम्परेचर में है वो लिक्विड है। इसकी वजह बतानी है, वजह क्या है। हम इसमें लिखते हैं कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड ही है, बिकॉज क्योंकि द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जिसकी वजह से जो पानी के पार्टिकल्स हैं, वो जो पानी का मटेरियल है वो मूव कर सकता है, यानी कि चल सकता है, हिल सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट का अपोजिट है। पहला था पानी रूम टेम्परेचर में लिक्विड है। दूसरा पॉइंट ये है कि आयरन अलमीरा यानी कि लोहे की अलमारी जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड है। अब इसकी भी वजह बतानी है, जो कि बिल्कुल पहले पार्ट के अपोजिट है। पहले में अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने पढ़ा वो बिल्कुल कम होती हैं, लेकिन जो सॉलिड में है उनके मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो आपस में मिले होते हैं और वो अलग अलग पार्टिकल मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह तक। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयरन अलमीरा है या आयरन जो टेबल है, वुडन टेबल है, वो भी सॉलिड है, क्योंकि पीछे एक जगह पर हमने जो पिछली क्लासेस दी हुई हैं उनमें भी एक जगह ये एक क्वेश्चन था कि वुडन टेबल इज़ ए सॉलिड। अब ये बताइए वुडन टेबल जो लकड़ी का टेबल है वो सॉलिड क्यों है? सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसका एक जो है स्ट्रक्चर होता है, वेलवेट स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जिसकी डेफिनेट मास होता है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से हम उसको सॉलिड कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वो ये है, वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन मीन्स अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बताएं तो ये ज़ीरो है, क्योंकि 273 केल्विन को माइनस करो 273 तो वहाँ पर वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे है तो वो ज़्यादा ठंडक क्यों देता है अगर उतने सेम टेम्परेचर में खाली पानी होगा। यानी कि पानी और बर्फ़ के बीच में डिफरेंस बताना है कि एक ही टेम्परेचर पे ये जो आइस है, बर्फ़ है, ये कूलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा क्यों देता है। देखिए इसमें हम क्या बताते हैं कि जो बर्फ़ है 273 केल्विन पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कूलिंग में वाटर से। ऐसा इसलिए है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आइस में उनकी एनर्जी लो होती है, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है एज़ कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द लिक्विड। यानी कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं इसी टेम्परेचर में उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको और कुछ मेल्ट नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जो आइस है पानी के कंपैरिजन में वो सॉलिड है। अब डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है, बर्फ़ का पीस। अदरवाइज़ जो आइस है उसका कूलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में हेल्ड हैं, यानी कि बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया भी एज़ कंपेयर टू वाटर कम होता है। इसीलिए उसको तोड़ने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो चाहिए, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पीछे पढ़ा था, वो इतनी अमाउंट होती है हीट एनर्जी की जो कि किसी एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है पानी को या आइस को, जो है पानी को तो गैस बनाएगी और आइस को अगर हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे तो उसके लिए वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो पानी बनेगा, तो फिर वो बराबर आ जाएगा। लेकिन उससे क्वेश्चन ये है कि आइस जो बर्फ़ है उसका कूलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। सेम टेम्परेचर अगर दोनों जगह हो, चाहे वो पानी हो या बर्फ़ हो, लेकिन बर्फ़ का इफ़ेक्ट रहता है कूलिंग में बहुत ज़्यादा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? इसका मतलब ज़्यादा जलन कौन दे सकता है, उबलता हुआ पानी या फिर उसका धुआं या फिर उसका स्टीम, गैस? स्टीम प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न, स्टीम ही ज़्यादा जलन पहुंचाता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के साथ अगर कंपेयर किया जाए, उबलते पानी के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो जो उसका गैस स्टीम है वो ज़्यादा जलन पहुंचाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, उनका जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं ज़्यादा इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जो वो स्टीम है उसके मॉलिक्यूल्स जब हमें टच करें, तो जो स्टीम एयर है उसका एज़ कम्पेयर टू उबलता पानी, एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, वो हमें ज़्यादा जलन पहुंचाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डायग्राम दी हुई है, उसके अंदर पॉइंट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद ABCDE एंड F जो है लेबलिंग यहाँ पर करनी है, और वो बताना है कि वो जो ABCDEF जो इसमें पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो आखिर में क्या है, क्योंकि सॉलिड, उसके बाद A और D लिखा हुआ है, सॉलिड का एरो जो है वो लिक्विड की तरफ है और लिक्विड का एरो जो है वो सॉलिड की तरफ है। उसके बाद आगे से जो B और C पॉइंट्स के बीच में है उसकी जो डायरेक्शन दी हुई है लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, लेकिन जो इन तीनों लाइन यानी कि A, D और B, C के ऊपर और नीचे जो पॉइंट दो दिए हुए हैं E एंड F, वो शो कर रहे हैं उसका एरो सॉलिड से डायरेक्टली गैस और नीचे से भी F पॉइंट F से डायरेक्टली गैस से डायरेक्टली सॉलिड F से होते हुए। अब इसमें ये बताना है कि जो सॉलिड से गैस तक एरो जाती है यानी कि E से है, वो है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, और दूसरे में है डिक्रीजिंग हीट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। यहाँ पे अब बताना है ABCDEF क्या है। अब देखिए जो A है, सॉलिड से बने लिक्विड यानी कि आइस, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 8 किया, आइस अगर उस क्वेश्चन नंबर 7 जो था, सॉरी, सॉलिड को यानी कि आइस अगर मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग चाहिए, फ्यूजन चाहिए। तो सॉलिड अगर एरो जाएगा लिक्विड की तरफ तो पॉइंट A इंडिकेट करेगा, वो है फ्यूजन। इसी तरह B, पॉइंट B वेपोराइजेशन, यानी कि लिक्विड जब गैस बनेगा ठंडा होके तो उसको वेपर बने, वो बनेगा वेपोराइजेशन। इसी तरह C, गैस जब ठंडा होगा वापस तो फिर लिक्विड बनेगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी तरह पॉइंट D यानी कि लिक्विड से सॉलिड बनना, जब लिक्विड रहेगा उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जो D पॉइंट है वो सॉलिडिफिकेशन दिखाता है। उसके बाद E और F दोनों सब्लिमेशन। क्यों दोनों सब्लिमेशन? क्योंकि ABCD जो है वो स्टेप वाइज चलता है। जैसे A है सॉलिड से लिक्विड A, उसके बाद लिक्विड से गैस B, उसके बाद गैस से लिक्विड वापस C और लिक्विड से गैस वापस D। लेकिन जो E और F है ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली गैस बन सकता है, लिक्विड को खबर ही नहीं है, यानी कि इस स्टेट में जाना ही नहीं है। सॉलिड स्टेट डायरेक्ट चेंज होगी गैसेस स्टेट में, और F पॉइंट गैसेस स्टेट जो है वो डायरेक्टली चेंज होगी सॉलिड में। जैसे आप ये समझ लीजिए वेपर्स का क्लाउड बाद में बनना, फिर बारिश या स्नो बनना, ये होता है सब्लिमेशन। इसी तरह से अगर हम नेपथलीन बॉल्स बाथरूम में रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू सॉलिड, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। इसीलिए जो E और F पॉइंट है ये दोनों सब्लिमेशन प्रोसेस बताते हैं,
और ये जो है डायरेक्ट वन स्टेज से थर्ड स्टेज और थर्ड स्टेज से फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इनटू सेकंड स्टेट, दैट इज लिक्विड। सॉलिड डायरेक्ट बनेगा गैस तो सब्लाइम यानी कि सब्लिमेशन, गैस डायरेक्ट बनेगी सॉलिड तब भी सब्लिमेशन। बाकी जो है वो अलग अलग प्रोसेस है स्टेप टू स्टेप। सॉलिड चेंज होता है लिक्विड तो ए पार्ट फ्यूजन, लिक्विड चेंज होगा गैस तो वेपोराइजेशन, उसके बाद गैस चेंज होगा लिक्विड तो सी उसको कंडेंसेशन कहेंगे, उसके बाद लिक्विड चेंज होगा सॉलिड तो डी उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह ई और एफ उन दोनों को सब्लिमेशन कहेंगे। यहाँ तक ये